खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये बुलेटिन खास इसीलिए है क्योंकि देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर आपसे रूबरू कराते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है, किस खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो, कोरोना से जुड़ी खबर हो या फिर कोई और, आप तक ये तमाम खबरें हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाते हैं, जानकारी देते हैं, अपडेट देते हैं। साथ ही मौजूदा हालात क्या हैं राज्य के, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे रिपोर्टर्स के पास। ये 4 रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं और अलग अलग राज्यों से। बिहार से श्रीकांत प्रत्यूष, रेजिडेंट एडिटर, तो वहीं पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश से अरविंद पलावत, राजस्थान से हमारे संवाददाता, तो मनमोहन निताम छत्तीसगढ़ से। पहले अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अनलॉक 1.0 में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई तरह की रियायतें दी गई हैं, लेकिन रात 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। लेकिन बिहार सरकार ने बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर नाइट कर्फ्यू की अवधि में आने जाने की छूट दे दी है। कोरोना संकट के बीच बिहार में विकास योजनाओं पर एक बार फिर से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 542.10 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 88.38 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तो वहीं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के सुर बदल गए हैं। चिराग पासवान ने इससे पहले अपनी बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान भी बिहार सरकार के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए थे कि अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा, ये फैसला बीजेपी को करना है। 11 जून को राज्य सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। तो वहीं इसी को लेकर आरजेडी के नेताओं और उनके प्रशंसकों ने लालू को सदी का महानायक बताते हुए शहर के हर चौक चौराहे पर होर्डिंग लगाया है। तो ये अहम खबरें बिहार की है और इसी पर हम अपडेट लेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष से। श्रीकांत, क्या जानकारी है इन खबरों को लेकर? बिहार के बारे में जितनी तमाम ताजी खबरें थी वो तो आपने बता ही दिया है। अब कोरोना अपडेट पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कोरोना कहर बनकर बिहार पर ढा रहा है और कोरोना के संक्रमण में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5000 के पार हो गई है और 30वीं मौत भी हो गई है एक कोरोना पॉजिटिव की। तो अब तक 30 लोग मर चुके हैं कोरोना से और संक्रमित लोगों की संख्या 5000 के पास पहुंच गई है। तो सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं और अभी जांच बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। 5000 सैंपल की भी जांच अभी तक नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने टारगेट दिया है 10,000 का। अब स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कल से सभी जिलों में कोरोना का टेस्ट होगा। तो हर जिले में कोरोना का टेस्ट शुरू हो जाएगा तो हो सकता है कि संख्या बढ़े। और आपको पता ही है कि कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रवासी मजदूरों को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला था और उन्होंने पूछा था सरकार से कि आप बताइए कि कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है। कोरोना की जांच कितने सैंपल की जांच की जा रही है। तो कोरोना को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कोरोना संकट में ही पूरी राजनीति परवान चढ़ रही है और तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। आरजेडी के तमाम नेता घेराबंदी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं और लगातार वो नई नई घोषणाएं कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों के लिए। और आपने बताया ही कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई 600 करोड़ की परियोजनाओं का वो शिलान्यास उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो नीतीश कुमार चुपचाप काम कर रहे हैं, विपक्ष के सवालों का, आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं और कोरोना के संकट की जो चुनौती है उसको अवसर में बदलने में जुटे हुए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार कोरोना के संकट को की चुनौती को अवसर में बदलना उनके लिए आसान काम नहीं होगा। दूसरी खबर ये है कि जो निजी स्कूल हैं उनको आदेश दिया है आपदा प्रबंधन विभाग ने, पटना के डीएम ने, कि वो एक साथ 3 महीने की फीस ना मांगे और बसें नहीं चली हैं लॉकडाउन के दौरान तो बस फीस ना लें और दूसरे मद में जो फीस लेते हैं लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, वो सब ना लिया जाए। स्कूल मालिक इससे बहुत नाराज हैं और हाई कोर्ट पहुंच गए थे
हाई कोर्ट ने भी स्कूल मालिकों के खिलाफ फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के संकट में सब लोग बेहाल है, परेशान है, और ऐसे में कैसे हाई कोर्ट आदेश दे सकता है कि एक साथ 3 महीने का फीस दें और जो बसें नहीं चली हैं छात्रों को लाने के लिए उसका भी किराया चुकाएं। तो हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है निजी स्कूल मालिकों को। अब 11 जून को आपने बताया है कि लालू यादव का जन्मदिन है। लालू यादव का जन्मदिन होता था तो लालू यादव के आवास पर जश्न का माहौल होता था, हजारों कार्यकर्ता जुटते थे, बहुत बड़े बड़े केक काटे जाते थे, बैंड बाजे बजते थे। लेकिन अब तो लालू यादव हैं नहीं, चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, झारखंड की जेल में हैं और अभी उनका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। लेकिन कार्यकर्ता चूंकि चुनावी साल है, लालू यादव को याद कर रहे हैं। लालू यादव के इस जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है और पटना के हर चौक चौराहे पर लालू यादव का एक पोस्टर लगा है जिसमें लालू यादव को सामाजिक न्याय का महानायक बताया गया है। यानी जिस तरह से अमिताभ बच्चन को महानायक कहा जाता है, लालू यादव को उनके समर्थकों ने सामाजिक न्याय का महानायक बताया है और महानायक वाला पोस्टर भी लगा दिया है। चिराग पासवान के बारे में आपने बताया ही कि चिराग पासवान पहले नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं चिराग पासवान। मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से उनको हरी झंडी मिली होगी कि आप दबाव बनाए रखिए, क्योंकि बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है विधानसभा का, और नीतीश कुमार हमेशा ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार भी उनका दावा है कि बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी 100 सीट पर लड़ेगी तो 140 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है और चिराग पासवान के जरिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है। चिराग पासवान चुनाव तैयारी में लग गए हैं, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी इसी महीने कर देंगे। तो गठबंधन में तय ही नहीं हुआ कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा और चिराग पासवान उम्मीदवारों का नाम तय करने जा रहे हैं। तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान पिछले चुनाव में जितनी सीटों पर लड़े थे उससे कम सीट पर मानने को तैयार नहीं है। महागठबंधन में भी रार मची हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि आरजेडी को 100 से ज़्यादा 100 सीटें दे देनी चाहिए। जेडीयू पहले था आरजेडी के साथ, उसे 102 सीटें मिली थी, अब जेडीयू साथ नहीं है। तो उनका कहना है कि ये सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। और मुकेश सहनी, बाकी घटक दलों के नेताओं का कहना है कि आरजेडी को 100 से ज्यादा सीट नहीं लड़ना चाहिए, बाकी सीटें सहयोगी दलों के बीच बांट देना चाहिए। जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी 170 सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है। ऐसे में महागठबंधन कैसे एकजुट रह पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। यशवंत सिन्हा जो पूर्व वित्त मंत्री थे वाजपेयी सरकार में, बीजेपी के कदावर नेता थे, अब वो अलग एक मोर्चा बना रहे हैं, एक अलग पार्टी बना रहे हैं। और बिहार की जितनी छोटी पार्टियां हैं, चुनाव को देखते हुए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो एक्शन मोड में आ गए। श्रीकांत, महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। अब मैं सीधा बात करूंगी उत्तर प्रदेश की, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कई योजनाएं निकाल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आज 28 उपकेंद्रों का लोकार्पण करेंगे, जिसमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, ऊर्जा राज्य मंत्री रामशंकर पटेल समेत प्रमुख सचिव ऊर्जा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि एटलस कंपनी के गाजियाबाद प्लांट को बंद करने की अटकलों के बाद मचे सियासी घमासान के बीच कंपनी प्रबंधकों ने इसे जल्द शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। उत्तर प्रदेश में सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा 502 नए मरीज प्रदेश के कई जिले में मिले हैं। अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 9000 से ज्यादा पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश की 257 लोगों की मौत हो चुकी है और 5000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। लखनऊ में 8 जून से शॉपिंग मॉल खोले जाने को लेकर डीएम ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद इनको खोला जाएगा। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग को लेकर के है। 69,000 भर्तियां कोर्ट में अधर लटक गईं। सरकार ने सभी भर्तियों पे पहले से ही 1 साल लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश की जो आर्थिक हालत है उसके मद्देनजर नई भर्ती, नई योजनाओं पे लोग रखी है। जो पुरानी भर्तियां हैं वो कोर्ट में अटकी हुई है, लेकिन ऐसे भर्तियों में भी जो हो चुकी है उसमें भी बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। अनामिका नाम की जो महिला टीचर थी उसकी 25 जगह नियुक्तियां थी और हर जगह से वेतन उठाया 1 साल।
किसी को भनक नहीं लगी या फिर विभागीय साठगांठ से ऐसे होता रहा। इसके अलावा ऐसे सैकड़ों टीचर्स हैं जो कई जगह पे एक साथ पोस्टिंग होकर के तनख्वाह ले रहे हैं, जिसकी लगातार एसटीएफ जांच भी कर रही है। ताजा मामला अनामिका शुक्ला का है, जिसपे कार्रवाई की बात की है, लेकिन शिक्षा विभाग में एक के बाद एक अनियमितता सामने आ रही है। चाहे वो पूर्व मंत्री से पहले रही हो, वर्तमान मंत्री के कार्यकाल में भी यही स्थिति है और ताजा प्रकरण अनामिका शुक्ला का है। इसके अलावा पूर्वांचल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में इस तरीके के प्रकरण जो एक अध्यापक एक से कई जगह पोस्टिंग होकर के तनख्वाह ले rहे हैं और लेते भी आए, बाद में मामले के खुलासा होता रहा। यानी शिक्षा विभाग के जो साठगांठ है उसके संरक्षण में ये सब हो रहा है और जहां मुख्यमंत्री एक तरफ भ्रष्टाचार पे, अनियमितता पे अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को नसीहत भी दे रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन जो विभागीय शिथिलता है या भ्रष्टाचार है वो पनपता जा रहा है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री ने 69,000 भर्तियों को करने का सख्त निर्देश दिया था, जल्द से जल्द रिजल्ट भी जारी किया गया, लेकिन उसमें आंसर की के साथ साथ कई सारे ऐसे चीजें थी जिसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट गए और मामला अधर में अटक गया, जबकि सरकार की प्राथमिकता होती थी कि भर्ती तत्काल होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री कितनी भी कोशिश करे, लेकिन अधिकारी और कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को, जो मुख्यमंत्री की मंशा है, उस पर पानी फेर दे रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी विस्फोटक संख्या सामने आई है। 500 से ज्यादा पहली बार उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है और इसमें सबसे ज्यादा अप्रवासी मजदूर जो आए हैं उनकी संख्या बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के लिए एक चिंता का सबब है। हालांकि सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में है। दूसरी तरफ आर्थिक तंगी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जो मुजफ्फरनगर के बाद बाराबंकी की तस्वीरें सामने आई, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने आर्थिक तंगी की वजह से अपने 3 बच्चों के साथ पति और पत्नी ने आत्महत्या कर ली। जो शुरुआती जांच में मामला सामने आया है वो आर्थिक तंगी की वजह बताई जा रही है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमला सरकार पे कर रहा है। इससे पहले भी कई तरीके के लॉकडाउन के दौरान इस बातें सामने आई हैं। लगातार विपक्ष इसको लेकर के सरकार से सवाल उठा रहा है और सरकार का दावा है कि आर्थिक तंगी या भुखमरी से किसी की मौत नहीं हो रही है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसमें उस व्यक्ति ने कर्ज ले रखा था, जिसकी वजह से, चूंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी रोजगार या ऐसी चीजें नहीं थी जिसकी भरपाई कर सके, और तनाव में आकर के परिवार सहित स्वयं को मौत के घाट उतार लिया। दूसरी तरफ मंदिर निर्माण को लेकर के रविवार को दिल्ली में मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है, जिसमें अनिल मिश्रा के साथ साथ चंपत राय और महंत नित्य गोपाल दास व उस ट्रस्ट के जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं निपेंद्र मिश्रा, साथ ही एल&टी के अधिकारी, चूंकि मंदिर निर्माण का जो सौंपा गया है, जो कंपनी निर्माण करेगी वो एल&टी है, उनके साथ रविवार को दिल्ली में बैठक होगी। कई सारे समिति के जो सदस्य हैं वो रवाना हो चुके हैं। पूरी बैठक के बाद निर्णय होगा, चूंकि प्रधानमंत्री को मंदिर के शिलान्यास के लिए आना है, तो प्रधान पीएमओ को भी जानकारी देंगे आगे उस पर क्या निर्णय लेना है। इन सब चीजों को लेकर के दिल्ली में रविवार को बैठक होगी, जो पीएमओ को रिपोर्ट करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में आज सीएम अशोक गहलोत दोपहर 12 बजे धार्मिक स्थानों को खोलने को लेकर धर्म गुरुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में रेगुलर अदालतों को खोलने को लेकर रिव्यू बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती करेंगे। तो ये तमाम खबरें हैं राजस्थान की। इनके अलावा और क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं ये हम जानेंगे। हमारे संवाददाता लगातार राजस्थान से हमारे साथ बने हैं, अरविंद पालावत। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है और क्या कुछ अहम खबरें राजस्थान की है? राजस्थान की बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सभी धर्मगुरुओं के साथ में, जो प्रमुख धर्मगुरु हैं उनके साथ में यहाँ पर बैठक करेंगे और उस बैठक में इस बात का फैसला लिया जाएगा कि केंद्र सरकार की ओर से जो 8 तारीख से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सहित सभी धार्मिक स्थल खोलने की जो अनुमति दे दी गई है उस पर किस तरह से आगे काम किया जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में अब धर्मगुरुओं के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा होगी और बात यह भी सामने आ रही है कि कुछ जो पक्ष हैं वो 30 जून तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी धार्मिक स्थल बंद रखने के पक्ष में, जबकि कुछ जो धर्मगुरु हैं वो 8 तारीख से ही ये मंदिर, जो धार्मिक स्थल है, इनको खोलने के पक्ष में है। क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भी एक मंदिर और धार्मिक स्थल जो है वहां पर चुनौती बन सकता है, क्योंकि
देखिए जिस तरह से लगातार मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब जरूरी हो चुका है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना की जाए, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक करेंगे और उसके बाद में ही इस बात पर डिसीजन होगा कि 8 तारीख से क्या कुछ रियायत यहाँ पर मिल सकती है, या जिस तरह से लॉकडाउन का जो फेज 5 और अनलॉक फेज फर्स्ट जो चल रहा है वो उसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में रेगुलर जो अदालतें हैं उसको खोलने के लिए आज फैसला हो सकता है और सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट के सभी जज इस बैठक में जुटेंगे। 8 तारीख से ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है वो खत्म होने जा रहा है। ऐसे में किस तरह से आगे अदालतें यहाँ पर चलाई जा सकती हैं उसको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी, क्योंकि कोरोना के कारण जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसमें काफी कुछ बदलाव यहाँ पर किया गया था और कोविड के कारण लगातार जो अदालतें हैं वो काफी कम यहाँ पर काम कर रही थी और ऐसी स्थिति में अब किस तरह से आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल सकती है, इसको लेकर भी यहाँ पर फैसला होगा। तो वहीं यदि राजस्थान में कोरोना केसेस की बात करें तो एक और जहाँ कोरोना के मामले 10,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी राहत की बात यह है कि अब तक करीब 75% जो है राजस्थान की रिकवरी रेट यहाँ पर रही है और राजस्थान में अब जो एक्टिव केसेज है वो करीब 2507 केसेज है, जबकि 10,084 अब तक टोटल जो मामले हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार जो एक्टिव केसेज हैं वो यहाँ पर उनकी रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी बढ़ रही है और रिकवरी रेट बढ़ने से जो एक्टिव केसेज है वो काफ़ी कम यहाँ पर सामने आ रहे हैं और 10,000 टोटल मामले आए उसमें से 2507 जो अब मामले हैं वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के हैं, तो यानी केवल 2507 लोग जो हैं वो फिलहाल आइसोलेशन में, जिनकी रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव नहीं आई और हजारों लोगों को अब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो इसके साथ ही यदि बात करें अन्य खबरों की तो मौसम को लेकर राजस्थान में एक बार फिर आज जो बारिश का दौर है वो यहाँ पर हो सकता है। कुछ जिलों में बारिश और आंधी अंदर की जो चेतावनी है वो यहाँ पर दी गई है। देखिए राजस्थान में मई और जून का जो महीना है काफी ज्यादा गर्मी पड़ा करती है, लेकिन इस बार देखने में आया है कि नौतपा का प्रभाव भी यहाँ पर काफी कम रहा और ऐसे में लोगों को गर्मी से काफी राहत यहाँ राजस्थान में मिली है। तो वहीं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एक बयान दिया और उस बयान में कहा कि राजस्थान के भाजपा का जो प्रतिनिधित्व है वो 2M दर्जे के नेताओं का है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा और कांग्रेस जो रघु शर्मा का जो बयान था उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रिया आ रही हैं और अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ और प्रवक्ता जो लक्ष्मीकांत भारद्वाज है उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और उसमें रघु शर्मा पर जमकर उन पर हमला बोला है। तो वहीं अब जो रघु शर्मा है उन्होंने इस पर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि उन्हें कि भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करें चाहे प्रधानमंत्री खुद की बात करें, तो वो राजस्थान की चिकित्सा कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो कमरे में बैठ करके फील्ड में नहीं जा रहे बल्कि कमरे में बैठ करके और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चिकित्सा विभाग के कार्यों में कमी निकाल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबरें आप दे रहे हैं, जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर सामने आ रही है। जी, तो ये महत्वपूर्ण खबरें आप पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक राजस्थान की। क्या कुछ राजस्थान में ऐसी खबरें हैं जिन पर आज नजर रहेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। अब बात छत्तीसगढ़ की करें तो आज बस्तर के बोधघाट सिंचाई परियोजना के लिए हवाई सर्वे होगा, जो कि राज्य की बड़ी योजनाओं में से एक है। बात कोरोना वायरस की करें तो बीजेपी के 4 पूर्व विधायकों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस क्वारंटीन सेंटर में गर्भवती महिला की मौत हुई थी, विधायक उसी सेंटर का दौरा करने के लिए गए थे, जिसके चलते उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक दिन में 129 मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। 231 लोग अभी ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 8 जून से छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थल भी खोलने की बात कही जा रही है। क्या कुछ बड़ी और अहम खबरें इसके अलावा हैं छत्तीसगढ़ की, वो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम सीधा बिहार की ओर रुख करेंगे। श्रीकांत लगातार हमारे साथ बने हैं, श्रीकांत प्रत्युष हमारे रेजिडेंट एडिटर, उनसे हम बातचीत करेंगे। झारखंड की भी क्या कुछ अहम खबरें हैं वो हम लेंगे। श्रीकांत, झारखंड में फिलहाल क्या माहौल है, क्या खबरें अहम झारखंड की हैं? देखिए, झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है 1000 के आसपास। तो आपको पता है कि रांची का हिंदपीढ़ी इलाका सबसे ज़्यादा संक्रमित है, बोकारो संक्रमित है, धनबाद संक्रमित है, यानी झारखंड के सभी जिले संक्रमित हैं। लेकिन राहत वाली बात यह है कि झारखंड के आदिवासी अभी तक सुरक्षित हैं, ज़्यादा संक्रमण नहीं गया वहाँ तक या नहीं पहुँचा है और इसकी एक ठोस वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक विशेष तरह के काढ़े का इस्तेमाल करते हैं आदिवासी, जड़ी बूटियों का काढ़ा होता है, जिसकी वजह से वो संक्रमण से बचे हुए हैं और जो संक्रमित होते हैं वो भी स्वस्थ हो जा रहे हैं। वैसे भी कई जगहों पर रिसर्च चल रहा है एलोपैथ होम्योपैथ के मिलाकर इलाज करने का, और अभी तक खबर जो आई है एक रिसर्च के हिसाब से कि काढ़ा से
मरीज ठीक हो सकते हैं। कोरोना के मरीज 25 मरीजों को एक अस्पताल में काढ़ा पिलाकर ठीक किया गया है और वो भी 7 दिन के अंदर स्वस्थ हो गए हैं बिना किसी दवाई के। तो काढ़ा एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर तो अस्पतालों मुझे लगता है में कि देखा जा रहा है कि किस तरीके से काढ़ा जो है सही साबित हो रहा है मरीजों को ठीक करने के लिए। अब मैं सीधा रुक करूंगी छत्तीसगढ़ का, जहां से मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनमोहन, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ की? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 129 मरीज मिले हैं, जो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है, क्योंकि जो बाहर से मजदूर पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ और एक ही दिन में 129 मजदूर मिलना कहीं ना कहीं सबसे बड़ा यहाँ पर एक खबर है। और जो जितने भी मजदूर यहाँ पर जो मरीज पाए जा रहे हैं, यह प्रवासी मजदूर हैं और इन्हें क्वारंटाइन सेंटर से ही इनकी रिपोर्ट में पॉजिटिव पाई जा रही है। तो ये सबसे बड़ा खबर है आज के लिए। और दूसरी बात बता दूं कि महासमुंद जिले के जो सरायपाली क्षेत्र में 4 पूर्व विधायक क्वारंटाइन सेंटर गए हुए थे निरीक्षण के दौरान, और वहां पर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। तो अब वो 4 जो पूर्व विधायक हैं और कुछ अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें अब वहां पर होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। और तीसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बोध घाट सिंचाई परियोजना जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना होगा, यह बस्तर की है और इसका सर्वे अभी शुरू हो गया है, जिसका लाभ बस्तर के लोगों को मिलने वाला है। और यह जो बोध घाट परियोजना है, इसमें बस्तर के लोगों के लिए यह काफी वरदान साबित होगा और सिंचाई के लिए यह बहुत ही अहम माना जा रहा है। इसके साथ मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी जो मंदिर एवं जितने भी मंदिर हैं वो खुलेंगे 8 तारीख से, और इन जो धार्मिक स्थलों पर 8 तारीख से खुलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन एहतियात के बीच में। ना तो इन मंदिरों में प्रसाद मिलेगी, ना आपको उस मंदिर का घंटी आपको छूना होगा। कुछ नियम एवं शर्तों के आधार पर धार्मिक स्थल खुलेगी। इसके अलावा बता दूं कि सोमवार से यहाँ पर रायपुर में जो मॉल्स है, मॉल्स भी खुली जाएंगी और राजधानी के जो अन्य जो संस्थान है वो भी खुले जाएंगी। सबसे यहाँ पर आज की अहम खबरें बता दूं कि आज की अहम खबरों में कोरोना को लेकर ही है, जहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जितने प्रवासी मजदूरों से ही यहाँ पर पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मजदूरों के चलते कहा जा सकता है कि जितने भी श्रमिक अन्य राज्य से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ही चलते लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इन सब के बीच अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दूसरे नंबर पर है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसकी सराहना की जा रही है। ये तमाम अहम खबरें अलग अलग राज्यों की थी जो आप तक हम पहुंचा रहे थे। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।